हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 21। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल डिवाइसेस। इस चैप्टर के अंदर आपको दो तीन बातें पढ़नी है। एक तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है कैटेगराइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, और फिर तीसरा आपको पढ़ना है बेसिक एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ये तीन टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होते हैं मेडिकल डिवाइसेस, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि मेडिकल डिवाइसेस का मतलब क्या है। मेडिकल डिवाइसेस आर एनी इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, मशीन, इम्प्लांट्स, in vitro reagent or other similar articles that are intended for use in the diagnosis, treatment or prevention of disease or other medical condition। मेडिकल डिवाइसेस कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, एपरेटस भी कह सकते हैं, कोई मशीन हो सकती है, इम्प्लांट्स हो सकते हैं, कोई डिवाइस है जिसको बॉडी के अंदर लगा दिया गया। इन विट्रो रीएजेंट, ये इन विट्रो रीएजेंट क्या है? तो एक होता है इन वीवो यानी बॉडी के अंदर, और एक होता है इन विट्रो यानी बॉडी से बाहर। तो आपने देखा होगा कई सारी टेस्टिंग होती है, जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई टेस्टिंग हो रही है या स्लाइड के ऊपर कोई टेस्टिंग हो रही है, तो उसमें रिएजेंट वगैरह यूज किए जाते हैं। अदर सिमिलर आर्टिकल्स दैट आर इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, या कोई भी चीज जो कि बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए या बीमारी को रोकने के लिए यूज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिकल डिवाइस। ठीक है ना। अगर सीधे भाषा में ये कहें कि बीमारियों को ठीक करने के लिए या उसको रोकने के लिए या बीमारियों को चेक करने के लिए जो भी चीजें यूज होती हैं, उन सब को हम लोग बोलते हैं मेडिकल डिवाइसेस। अब इसकी कैटेगराइजेशन क्या है? तो इसको चार कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, इसको चार कैटेगरी में बांटा गया अपने इंडिया के अंदर, और कई सारे देशों में इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है क्या? ए कैटेगरी के अंदर हम लोग उन डिवाइसेस को रखते हैं जो लो रिस्क वाली हैं। उसका एग्जांपल जैसे कि थर्मोमीटर। लो रिस्क का मतलब यह है कि अगर वो मतलब खराब हुई तो उससे हमारी बॉडी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? जैसे कि थर्मोमीटर हो गया। और दूसरी चीज ये कि जो इस कैटेगरी के अंदर जिन चीजों को रखा गया है उनके लिए दे आर सब्जेक्टेड टू लो रेगुलेटरी कंट्रोल, और उनके लिए क्या है मतलब बहुत ज्यादा रेगुलेटरी कंट्रोल की जरूरत भी नहीं होती है। यानी जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती हैं उनको बहुत ज्यादा उस पर मतलब ध्यान देने की, बहुत ज्यादा उसको एग्जामिन करने की, बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल करने की भी उस पर जरूरत नहीं होती है, इसलिए कि उससे बहुत ज्यादा कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। दूसरी कैटेगरी है बी। तो बी कैटेगरी में उन चीजों को रखा गया है जो लो मॉडरेट रिस्क वाली हैं, यानी जो लो रिस्क है उससे रिस्क इसका थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि हाइपोडर्मिक नीडल्स होते हैं। अब हाइपोडर्मिक नीडल्स क्या है? वही नीडल है जो आमतौर से यूज किया जाता है इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो है तो इनसे थोड़ा सा नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है, इसलिए कि अगर ये कॉन्टामिनेटेड है तो इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो इसमें भी रिस्क है। ठीक, तो क्या कहते हैं? दे रिक्वायर मोर रेगुलेटरी कंट्रोल देन क्लास ए। दे आर रिक्वायर मोर रेगुलेटरी कंट्रोल, तो वो और ज्यादा रेगुलेटरी कंट्रोल को रिक्वायर करते हैं, यानी जरूरत पड़ती है। किसके मुकाबले में? क्लास ए के मुकाबले में इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तीसरी कैटेगरी है मॉडरेट हाई रिस्क। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो इस कैटेगरी के जो अंदर जो चीजें आती हैं उनका जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा है, यानी लो वाले से इससे थोड़ा और ज्यादा है। ठीक है ना। लेकिन हाई रिस्क तो है, लेकिन मॉडरेट है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाला नहीं है। जैसे कि लंग वेंटिलेटर हो गया, तो इसके लिए जो क्या कहते हैं रेगुलेटरी कंट्रोल की जरूरत है वो इससे ज्यादा है। ठीक है। और चौथी कैटेगरी के अंदर वो चीजें आती है जो हाई रिस्क वाली है, यानी ये कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट हुआ, उसमें कोई खराबी हुई, अगर कंटामिनेटेड हुए तो बहुत ज्यादा वो डैमेज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल की रेगुलेटरी कंट्रोल की जरूरत होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है। तो मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस आर सब्जेक्टेड टू वेरियस रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। अब ये जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए और उनको सेल करने के लिए
जो अलग अलग रूल और रेगुलेशन और गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है, तो वो क्यों है? वो इसलिए है ताकि इंश्योर किया जा सके उसके सेफ्टी को और उसके इफेक्टिवनेस को। यानी एक तो वो सेफ हो, उससे किसी को नुकसान न पहुंचे, ठीक, और दूसरे के वो इफेक्टिव हो, वो अच्छे से काम कर रहे हों। सम ऑफ की एस्पेक्ट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इंक्लूड। अब कुछ क्या कहते हैं की एस्पेक्ट्स हैं, जो मतलब कुछ जरूरी बातें हैं जो मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चर और सेल से रिलेटेड है, वो यहाँ पे अब नीचे पेश किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? लाइसेंस। कोई भी अगर मेडिकल डिवाइसेस को बेचने, कोई भी अगर मेडिकल डिवाइसेस को बनाने जा रहा है या बेचने जा रहा है, तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनी पर्सन हु वांट्स टू मैन्युफैक्चर क्लास ए और क्लास बी medical devices shall apply to the state licensing authority for a license or a loan license to manufacture for sale in form MD3 medical device 3 और form MD4 for a loan license। कोई भी आदमी अगर क्लास ए या क्लास बी के अंदर जो डिवाइसेस हैं उनको अगर मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास में, ठीक है। अगर वो चाहे तो उसका खुद का मतलब प्रीमिसेस है तो उसके लिए लाइसेंस ले सकता है, या तो फिर क्या है, लोन लाइसेंस ले सकता है। लोन लाइसेंस मतलब उसके पास खुद का अपना प्रीमिसेस नहीं है, किसी दूसरे के समझिए कंपनी के अंदर जाके वो अपना डिवाइस वगैरह बनाएगा, तो उसको भी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो अगर खुद का प्रीमिसेस है उसके लिए लाइसेंस ले रहा है, तो उसमें उसको MD3 फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं लोन लाइसेंस पे वो काम कर रहा है, तो उसको MD4 फॉर्म है वो उसको फिल करना पड़ेगा। और अगर क्या कहते हैं वो क्लास सी या क्लास डी के अंदर जो मेडिकल डिवाइसेस आते हैं उनको मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो अगर उसका खुद का प्रीमिसेस है तो फॉर्म MD7 को फिल करेगा। और अगर लोन लाइसेंस लेके वो काम कर रहा है, मेडिकल डिवाइसेस बना रहा है, तो फॉर्म MD8 उनको वो भरेगा, ठीक है। ऐसे ही बेचने के लिए भी क्या है, एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगर कोई मेडिकल डिवाइस बेचना चाहता है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके लिए वो फॉर्म भरेगा MD14, ठीक है। ये तो आप पढ़ भी चुके हैं पीछे भी। अब दूसरी क्या जरूरत पड़ती है इसमें? क्वालिटी कंट्रोल की। यानी जो भी मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। क्वालिटी कंट्रोल में देखा जाता है कि प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कौन सा उसमें मतलब टेक्निक यूज किया जा रहा है वो भी देखा जाता है, और फिर जब वो बन रहा है तो उस वक्त में प्रोडक्शन के दरमियान में कौन सा प्रोसेस है उसको भी चेक किया जाता है कि वो प्रोसेस सही से यूज किया गया कि नहीं किया गया। और फिर प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसको चेक किया जाता है। और फिर क्या कहते हैं पोस्ट मार्केट सर्विलेंस भी होता है, यानी मार्केट में भेज दिया गया तो उसके लिए फिर वहां पे सर्विलेंस होता है। सर्विलेंस मतलब जो लोगों को यूज कराया गया तो उनसे फीडबैक भी लिया जाता है और देखा जाता है कि ये जो है वो कितना इफेक्टिव है, इससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो पोस्ट मार्केट सर्विलेंस भी किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। चीज और है इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स। मेडिकल डिवाइसेस दैट कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट रिस्क टू पेशेंट में नीड टू अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल्स टू चेक द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस बिफोर दे कैन बी अप्रूव्ड फॉर सेल। यानी ये कि बेचने के लिए मंजूरी देने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है मेडिकल डिवाइसेस का, ठीक है ना। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब ये कि लोगों पे उसको आजमाया जाता है, चेक किया जाता है कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सेफ हैं, इफेक्टिव हैं या नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही क्या रेगुलेटरी जो बॉडी होती है उनसे अप्रूवल लेना भी जरूरी होता है। और अपने इंडिया के अंदर कौन अप्रूवल देता है? वो है CDSCO, जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है जो भी आप मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बनाते हैं को मार्केट में भेजने से पहले। और क्या जरूरी होता है? लेबलिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। ऐसे क्या है, आप जो भी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप क्लियर और एक्यूरेट लेबलिंग करेंगे, ठीक है ना। एकदम सही सही लिखेंगे और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखिए कि उसको आसानी से समझा जा सके कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक है ना, ताकि उसको सेफ और इफेक्टिव बनाया जा सके। ऐसे क्या पोस्ट मार्केट सर्विलेंस भी होता है जो अभी आप पढ़ भी चुके हैं। पोस्ट मार्केट सर्विलेंस ये है कि जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में भेज दिए हैं तो उस प्रोडक्ट को मॉनिटर करेंगे कि कितना सेफ और कितना इफेक्टिव है, ठीक है ना। यानी ये कि लोग यूज कर रहे हैं तो उनसे फीडबैक भी लेंगे और खुद आप मॉनिटर भी करेंगे कि ये सही से, ये जो मशीनें हैं ये सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। साथ में एक चीज और जरूरत पड़ती है वो रिकॉल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। मान लीजिए आपने जो मेडिकल डिवाइस वगैरह बनाया उसको मार्केट में भेज दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि इसमें कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है,
समझ में आ रही बात? आपको बाद में ये रियलाइज हुआ, बाद में आपको लगा कि इससे कोई मतलब लोगों को दिक्कत हो सकती है, लोगों को इससे नुकसान पहुंच सकता है, तब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिसको आपने भेजा है फौरन उनको फोन करिए, या जो भी तरीका हो आप उस मेडिकल डिवाइसेस को फौरन बंद रुकवाएंगे कि इसको बेचा ना जाए, और मार्केट से उसको रिमूव करेंगे, यानी वापस मंगाएंगे। ठीक है ना, उसी को बोला रिकॉल, यानी जहां जहां पहुंचाया है उसको फौरन वहां बेचना बंद करवाएंगे और वापस मंगाएंगे कि इसके अंदर क्या कुछ कमी रह गई है, से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। और इमीडिएटली जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको भी आप उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो ये जो आपका 21वां चैप्टर था मेडिकल डिवाइसेस, इसी के साथ में कंप्लीट होता है, और इसी के साथ में आपके सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं, और इसी के साथ में मेरे 20,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो रहे हैं। ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, और मेरी मेहनत भी है कि मैंने भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की। मैंने भी अपनी बहुत सारी नींदें खराब की हैं। मुझे मालूम है कि मैं काम करता रहता था, मान लीजिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ और एडिट करते करते नींद आ गई, कभी रात में 2 बजे आँख खुल रही है तो फिर मैं वहीं से शुरू कर देता था उसको, समझ रहे हैं ना। तो मैंने बहुत मेहनत भी किया है, और आप लोगों का भी बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिली। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे साथ ये पूरे पढ़ने का, हमारे साथ ये पूरा सिलेबस पढ़ने का आपका सफर कैसा रहा, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज और, एग्जाम जब हो जाए, जब रिजल्ट आ जाए, तो बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर तो पहुंच ही चुका है, आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। आप लोग अपना व्यू भी दीजिएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा और मेरा पढ़ाया कैसा लगा ये रिजल्ट आने के बाद। और अगर आपको लगे कि वाकई मैंने आपके लिए कुछ किया है तो मिठाई भी भेज दीजिएगा अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि आपने पढ़ लिया, अब दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। कुछ फर्स्ट ईयर वाले लोग होंगे उन तक भी पहुंचाइए, कोई नए लोग एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए कि आप यहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोगों ने, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, आपने बहुत शेयर किया है, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआ है, मेरी ये कामना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले आएं और अपनी जिंदगियों में खूब तरक्की करें। थैंक यू सो मच।